Hello everyone, welcome to the online platform of BSCAP, that is विजय सुमन केमिस्ट्री। मैं अनुराग सुमन आज आप लोगों को अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के नेक्स्ट पार्ट में ले चलता हूं। मैंने आपको जैसा लास्ट लेक्चर में बताया था SN2 रिएक्शन के बारे में, हमने उसमें ट्रांजिशन स्टेट के बारे में थोड़ी डिस्कशन की थी, SN2 के मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। आइए दोस्तों, मैं आज आपको ले चलता हूं उन फैक्टर्स की तरफ जो किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर मैं बात करूं SN2 रिएक्शन की, तो यहाँ पे 4 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायोमोलिक्यूलर के रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। उन 4 फैक्टर के नाम क्या हैं देखते हैं। पहला है आपका नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। फ्रेंड्स, आपने जो भी सबस्ट्रेट लिया है जिसपे आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है, वो काफी मायने रखता है उस रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करने में। क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि SN2 रिएक्शन जो है एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है और उसमें न्यूक्लियोफाइल का बैकसाइड अटैक डोमिनेट प्रोसीड करता है। अब आप जरा सोचो, ऐसा मैंने कोई सबस्ट्रेट ले लिया जिसमें काफी ज्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस हो रहा है, तो फ्रेंड्स ऑब्वियस सी बात है वहां पे न्यूक्लियोफाइल का बैकसाइड अटैक जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट काफी ज्यादा डोमिनेट करने लगता है SN2 रिएक्शन को। नेक्स्ट जो स्पीसीज हमारे पास आती है, नेक्स्ट जो फैक्टर हमारे पास आता है, वो है द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आपको ऐसा पता है कि SN2 रिएक्शन सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल इन दोनों पर डिपेंड करता है, इसलिए SN2 रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफाइल के नेचर को जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप उसके वेट की बात कर रहे होते हो। तो थर्ड फैक्टर, सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर कंसिडरेशन। आपको पता होगा दोस्तों कि जब भी कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो उसके साथ साथ पैरेलल में एक एलिमिनेशन रिएक्शन भी चलता है। तो सवाल उठता है कि कब एलिमिनेशन होगा, कब सब्स्टिट्यूशन होगा। ये फैक्टर्स को डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। ये फैक्टर्स टेम्परेचर के थ्रू गवर्न होते हैं मोरलेस। और सॉल्वेंट का मैंने लास्ट क्लास में बताया था, काफी इंपॉर्टेंट रोल है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स का SN2 रिएक्शन में। तो कुछ और भी फैक्टर्स यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं इस टॉपिक के अंदर। जो लास्ट पार्ट हमारा है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ऑल अबाउट लिविंग ग्रुप्स। यहाँ पे एक ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है और दूसरा लीव कर जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर। तो अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा है, कौन सी लिविंग ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी काफी अच्छी है, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कैसे कोई भी रिएक्शन की स्पीड अच्छी होगी, कब उसका काइनेटिक्स आपके फेवर में होगा और कब आप उससे अच्छी यील्ड प्राप्त कर सकते हो। आइए आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, मैं आज आपका सामना कर रहा हूं, आपको रूबरू कर रहा हूं पहले जो हमारी फैक्टर है उससे, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। दोस्तों SN2 रिएक्शन के लिए एक परफेक्ट आइडियल सबस्ट्रेट की अगर बात की जाए तो वह सबस्ट्रेट होगा जहां पे स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत ही नॉमिनल हो, बहुत मिनिमम हो। क्यों? अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा उतना ही आसानी होगी, उतनी ही आसानी होगी हमारे न्यूक्लियोफाइल को बैक से अटैक करने में। आप ही जरा इमेजिन करें, अगर कोई मैंने ग्रुप ले लिया, एक सिंपल सा मैंने मिथाइल ग्रुप लिया, वहां पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो जिनके थ्रू जो स्टीयरिक हिंड्रेंस ऑफर किया जाएगा वो काफी कम होगा उस ग्रुप के, उस सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में, जहां पे इन तीनों हाइड्रोजन की जगह मैंने 3 बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप ले लिए। ठीक है, क्योंकि आप सोचो, आपने 3 मिथाइल को टेट्राहाइड्रली अरेंज करके देखो, एक काफी डेंस नेटवर्क आपको दिखाई देगा और कभी भी हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐसे डेंस नेटवर्क को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। और अगर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली क्या होगा, उसकी जो रिएक्शन यील्ड है वो कम होगी, काइनेटिक्स क्या होगी, आपको जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा बहुत पुअर होगा एंड आपका रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगा। तो जनरल रिएक्टिविटी ऑर्डर जो हमें पता होता है, जो हम याद रखते हैं कि भाई SN2 रिएक्शन की क्या होती है, वो होता है कि प्राइमरी हैलाइड्स वगैरह जो होते हैं, जितने प्राइमरी सबस्ट्रेट हैं, वो काफी अच्छी यील्ड देते हैं। उसके बाद आपका वो सेकेंडरी सबस्ट्रेट्स की, इनकी यील्ड भी कंपैरेटिवली होती है। और टर्शियरी सबस्ट्रेट्स तो खैर ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आप टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड से टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल SN2 रिएक्शन के थ्रू नहीं बना सकते हो। SN2 मैकेनिज्म के थ्रू नहीं बनता है, वहां पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। लेकिन एक बात याद रखें, कभी भी किसी भी जनरल ट्रेंड को फॉलो ना करें। इस चीज में कभी भी किसी जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करें। जैसे एक मैं आपको एक सबस्टेंस इंट्रोड्यूस कराता हूं, देखें इसे। ये एक नियोपेंटाइल क्लोराइड है, यह एक नियोपेंटाइल क्लोराइड है। अगर आप इस नियोपेंटाइल क्लोराइड में इस कार्बन को फोकस करते हैं, तो देखिए ये प्राइमरी कार्बन है,
यह एक प्राइमरी कार्बन है। तो अगर मैं इसके एनालॉगस में एक सिंपल स्ट्रेट चेन ले लूं, एन पेंटाइल ले लूं, एन पेंटाइल क्लोराइड ले लूं और आपसे कहूं कंपैरिजन करने के लिए कि दोनों के रिएक्शन की स्पीड में कंपैरिजन करो, रेट ऑफ रिएक्शन में कंपैरिजन करो, तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे ये भी सेकेंडरी है, वो भी सेकेंडरी प्राइमरी है, सॉरी ये भी प्राइमरी है, वो भी प्राइमरी है, तो दोनों की रिएक्शन स्पीड तो सेम ही होगी। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप नियोपेंटाइल क्लोराइड की बात करो, अगर आप नियोपेंटाइल क्लोराइड की बात करो तो देखें इसके पीछे कितना डेंस नेटवर्क मौजूद है, इसके पीछे कितना डेंस नेटवर्क मौजूद है। अब ये डेंस नेटवर्क क्या किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने देगा? इसे तो मैंने बोर्ड पे 2D बना रखा है ना, आप ये 3D इमेजिन करके देखो कितना एक डेंस नेटवर्क आपको दिखाई देगा। अब ये डेंस नेटवर्क कभी भी न्यूक्लियोफाइल को वे प्रोवाइड नहीं करा पाता है, उसे रास्ता नहीं देता है कि वो आकर SN1 मैकेनिज्म के थ्रू, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू आपका रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करे। तो कभी भी जनरल ट्रेंड पे रिलाई नहीं करना है, कभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। वो बस एक आपको एक आइडिया देता है। आपको हमेशा किस बात पे ट्रस्ट करना है? स्टीयरिक फैक्टर्स पे। आपको सबसे पहले अपने गिवन सबस्ट्रेट को माइंड में इमेजिन करना है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि हम ये इमेजिन करते हैं कि सबस्ट्रेट काफी बल्की है वगैरह वगैरह, इससे नहीं होगा, बट एक्चुअल में जिस पार्ट पे हमें SN2 रिएक्शन करवाना रहता है वो पार्ट काफी फ्री रहता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर ये आपको दिखाऊं एक स्पेसिफिक, जो देखें ध्यान से, आपको ये ग्रुप काफी बल्की लग रहा होगा, बट फ्रेंड्स हमें SN2 तो यहां कराना है ना, इस पॉइंट पे कराना है, और ये तो काफी फ्री है, यहां तो स्टीरिक फैक्टर सुत्ती नहीं लग रही है। तो लेट मी टेल यू, यहाँ पे SN2 रिएक्शन की यील्ड काफी अच्छी आती है, और जिसे हम प्राइमरी समझते हैं लाइक इन नियोपेंटाइल हैलाइड्स, इनकी यील्ड बहुत पुअर आती है, रीजन आर स्टीरिक हिंड्रेंस। चलिए मैं आपको और आगे ले चलता हूं। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग केस की तरफ ले चलता हूं इसी नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में। अगर हमारे पास कोई ऐसा हैलाइड है जिसके बगल में कार्बोनिल कार्बन है, जिसके ठीक बगल में कोई कार्बोनिल कार्बन है, तो लेट मी टेल यू, ये रिएक्शंस काफी ज्यादा ही फेवरेबल होते हैं। सवाल उठता है व्हाई सच रिएक्शंस आर सो मच फेवरेबल, यानी कहने का मतलब जब भी कार्बोनिल कार्बन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, जब भी कार्बोनिल कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, तो वह SN2 रिएक्शन के थ्रू होता है। जनरली वो SN2 रिएक्शंस के थ्रू होता है। इसी को हम लोग बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्यों? यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है और आपका जो लीविंग ग्रुप है वो निकल जाता है, ताकि आपके कार्बोनिल कंपाउंड की जो पोलैरिटी है वो मेंटेन रहे। अब सवाल उठता है कि सर यहाँ पे SN2 क्यों होता है और इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस मैकेनिज्म को हम टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म बोलते हैं। रीजन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट है जनरली SN2 रिएक्शंस का, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, बट जब वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसी कार्बोनिल कंपाउंड पे होगा, तब वहां जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, यानी कि इसकी ज्योमेट्री या शेप कह लो, वो क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है। इसी कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एट कार्बोनिल कंपाउंड्स प्रोसीड वाया मैकेनिज्म कॉल्ड टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट होता है। सवाल उठता है कि इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी क्यों है कार्बोनिल कंपाउंड्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में, और क्यों ये SN2 को ज्यादा प्रेफर करते हैं? सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्यों यहां पे आपको प्रेफर करता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। जैसा कि आपको पता होगा कि कार्बोनिल सेंटर पे जो हमारा जो ये कार्बन है ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज रहता है, ठीक है, और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो है ये एक मैग्नेटिक फैक्टर के रूप में एक्ट करता है, एक अट्रैक्टिंग फैक्टर के रूप में एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल के लिए। न्यूक्लियोफाइल तो पॉजिटिव सेंटर का होगा है, उसे यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखता है, वो आपको अटैक कर देता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब ये अटैक होता है तब ये जो पाई बॉन्ड आप देख रहे हो ये पुश हो जाता है ऑक्सीजन पे। एंड आपको ऐसा पता होगा कि ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो इजीली क्या करता है? अपने इस नेगेटिव चार्ज को बेयर कर लेता है। अगर मैं आपको यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह कोई दूसरा कार्बन लगा दूं, एक CH2 ग्रुप लगा दूं, यानी मैं अल्कीन के केस को कंसीडर कर लूं, तो उसकी रिएक्टिविटी काफी पुअर होगी। यानी मैं इस कंपाउंड की बात कर रहा हूं, देखें
इसकी रिएक्टिविटी काफी पुअर होगी। क्यों? यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन एटम के ऊपर जाएगा और कार्बन कभी भी इतनी आसानी से नेगेटिव चार्ज को बेयर नहीं कर सकता है, बट ऑक्सीजन कैन डू इट वेरी इजीली। ये दो रीजंस होते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है काफी फेवर्ड होता है। अब सवाल उठता है वाई SN2? आपको पता होगा ये कार्बन हमारा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी कि ट्रायगोनल प्लेनर में एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रायगोनल प्लेनर शेप में। ट्रायगोनल प्लेनर शेप का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस काफी कम है, स्टीयरिक हिंड्रेंस काफी कम है, और अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस कम है तो SN2 को और क्या चाहिए, SN2 मैकेनिज्म में और क्या चाहिए, तो इसलिए ये अटैक मोस्ट फेवर्ड हो जाता है यहाँ पे। और फर्दर क्या होता है, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, और इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट से फर्दर आपका ये जो लीविंग ग्रुप है ये बाहर निकल जाता है एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो मैं अगर आपको कंपेयर करवाने के लिए दे दूं एक अनसैचुरेटेड हैलाइड और एक कार्बोनिल हैलाइड, और आपसे मैं पूछ लूं दोनों के रिएक्शन के बीच में कंपैरिजन, तो कंपैरिजन ये होगा कि हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी SN2 के प्रति काफी ज्यादा होगी, काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एन अनसैचुरेटेड हैलाइड। ठीक है, ये हमारा पहला केस था। आइए नेक्स्ट केस की तरफ मूव करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं वैसे सबस्ट्रेट में जहां पे आपका जो हैलाइड है वो क्या है, या तो अलाइलिक हो या बेंजाइलिक हो। अगर मैं आपको एक सिंपल सैचुरेटेड हैलाइड से कंपेरिजन करने को दे दूं एक अलाइलिक हैलाइड को, सवाल उठता है अलाइलिक हैलाइड क्या होता है। अलाइलिक हैलाइड्स वैसे हैलाइड्स को बोलते हैं जहां पे उसके अल्फा पोजीशन पे एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जो डबल बॉन्ड टू अटैच्ड हो। बेंजाइलिक में सिमिलरली यहाँ पे आपका एक बेंजीन रिंग लगा रहेगा, ये बेंजाइलिक कार्बन में बोलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के रिएक्शन रेट को कंपैरिजन करा तो आपका आंसर क्या होगा। मोस्ट ऑफ पीपल क्या सोचते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा। क्यों? यहाँ पे सेम चार्ज का रिपल्सन एक्सपीरियंस होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, इससे कारण न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक नहीं करेगा और रिएक्टिविटी यानी कि जब रेट ऑफ रिएक्शन है वो काफी कम होगा। लेकिन यही लोग मिस्टेक कर जाते हैं, यही पे पब्लिक मिस्टेक कर जाती है। एक्चुअल में जो आंसर हम इमेजिन करते हैं उसका ठीक उल्टा होता है। इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये ज्यादा SN2 को फेवर करता है। क्यों? आगे देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इस पोजीशन पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, यानी उसमें एक p ऑर्बिटल मौजूद होगा। तो मैं इसको अगर अच्छे से फिर से ड्रॉ करना चाहूं आपके लिए, देखें जरा सा, ये वो दो हाइड्रोजन हो गए, एक ये दोनों ऐसे अरेंज हैं। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर में एक p ऑर्बिटल मौजूद होगा, कुछ ऐसा। वैसे ही p ऑर्बिटल तो यहां भी मौजूद है, यहां भी है, यहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है जिसने अटैक किया है, और यहां पे वो लिविंग ग्रुप मौजूद है। लेकिन यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे परपेंडिकुलर सारे जितने p ऑर्बिटल्स है सबके सब एक ही प्लेन में है, सबके सब एक ही प्लेन है, सारे के सारे ऐसे ही मौजूद हैं, सारे के सारे ऐसे ही मौजूद हैं। तो इनके बीच में कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं क्रिएट हो जा रहा है क्या? इनके बीच में कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं क्रिएट हो रहा है, और अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्रिएट हो रहा है तब तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है, ये ट्रांजिशन स्टेट रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है, और यही रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इसके रिएक्टिविटी को SN2 रिएक्शंस के प्रति काफी बढ़ाती है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बहुत जल्दी इसमें अचीव होता है, और होता भी है तो उसकी एनर्जी कम रहती है, यानी कि वहां से प्रोडक्ट का बनना काफी फेवरेबल हो जाता है। यही रीजन है कि अलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स जो हमारे होते हैं वो काफी अच्छा SN2 रिएक्शंस देते हैं, बशर्ते उनमें स्टीयरिक फैक्टर जो है वो आपको अंडर कंसिडरेशन आपने रखे हो, आपने अंडर कंट्रोल रखे हो। तो याद रखना, अपने किसी भी काउंटर पार्ट अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हैलाइड्स हैं उनकी तुलना में आपके अलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स जो होते हैं वो काफी अच्छा SN2 की यील्ड देते हैं, काफी अच्छी यील्ड देते हैं। रीजन क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। ये मैंने ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ किया है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये मैंने ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ किया है, और इसमें मैंने आपको क्या शो किया कि यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, आइए हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो है केस ऑफ
साइक्लिक सिस्टम्स। चलिए देखते हैं साइक्लिक सिस्टम्स। अगर मैं साइक्लिक सबस्ट्रेट्स की आपकी बात कहूं तो आपको पता है कोई भी जब साइक्लिक रिंग फॉर्म करता है तो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से कार्बन्स को बेंड होने पड़ते हैं। अगर कार्बन्स बेंड होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है सारे कार्बन्स थोड़े से क्लोज तो आएंगे, थोड़े से क्लोज। सपोज करो दो कार्बन ऐसे अरेंज थे, अगर मैंने इन्हें बेंड कर दिया तो ये कार्बन्स तो क्लोज आ गए। अब ये क्लोज आएंगे तो स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या होगा आपका बढ़ेगा, और स्टीयरिक हिंड्रेंस अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होगा घटेगा। अब सवाल उठता है कि जितना ज्यादा ये कार्बन्स क्लोज आएंगे, उतनी ज्यादा आपको SN2 रिएक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो अगर मैं साइक्लिक सबस्ट्रेट को कंसीडर करूं तो आप जरा देखें साइक्लोप्रोपाइल रिंग जो आपका है उसमें कार्बन तो सबसे ज्यादा क्लोज है, यानी वहां पे तो SN2 रिएक्शन की बात ही नहीं करनी है। जैसे जैसे रिंग बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी क्राउडिंग घटती जाएगी। अगर आपकी क्राउडिंग घटेगी तो SN2 रिएक्शन क्या होगा फैसिलिटेट होगा। तो अगर मैं बात करूं रिंग्स की, अगर मैं जनरली रिंग्स की बात करूं तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल रिंग लीस्ट रिएक्टिव होगा। इससे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी साइक्लोब्यूटाइल की। इसके बाद किसकी होगी साइक्लोपेंटाइल की। और इससे ज्यादा होनी चाहिए साइक्लोहेक्साइल की। बट ये हमने इमेजिन किया है और हम जो कंसीडर करके चल रहे हैं क्राउडिंग कम हो रहा है, ये यहां पे सोचने में तो सही लगता है बट इन दोनों पोजीशंस पे ये आकर हमारी सोच गलत हो जाती है। व्हाई? एक्चुअल में साइक्लोहेक्साइल रिंग जो है वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। साइक्लोहेक्साइल रिंग क्या होता है आपका चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर यहां पे कोई अटैक हो रहा है तो ये जो आपका एक्सियल हाइड्रोजन है यह स्टीयरिक रिपल्सन प्रोवाइड करता है, स्टीयरिक हिंड्रेंस देता है। इसी कारण साइक्लोहेक्साइल रिंग पे जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो साइक्लोपेंटाइल की तुलना में थोड़ा सा हिंडर्ड होता है, थोड़ी सी उसकी रिएक्शन रेट कम होती है, थोड़ा सा वहां पे अपहिल ट्रांजिशन होता है। इसलिए जो एक्चुअल ऑर्डर होगा वो क्या होगा मोस्ट जो आपका फेवर्ड रिंग है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर के लिए वो है साइक्लोपेंटाइल रिंग। फिर आता है आपको साइक्लोहेक्साइल रिंग। ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, क्योंकि साइक्लोहेक्साइल रिंग तो रहता ही नहीं है तो रिंग शेप में, वो तो चेयर शेप में एग्जिस्ट करता है और जब चेयर शेप में एग्जिस्ट करेगा तो उसका जो एक्सियल हाइड्रोजन है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को हिंड्रेंस प्रोवाइड कराएगा। और अगर हिंड्रेंस प्रोवाइड कराएगा ऑब्वियस सी बात है SN2 रिएक्शन की जो काइनेटिक्स है वो घटेगी, यील्ड घटेगा और आपको रिएक्शन उतनी अच्छी प्रोसीड नहीं होती वो मिलेगी जितनी आपको साइक्लोपेंटाइल में होगी। साइक्लोपेंटाइल में ग्रुप्स तो काफी दूर है, याद करो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, वो भी तो साइक्लोपेंटाइल नहीं था ना, इसी कारण वहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक मोस्ट फेवर्ड ये हमारी आज की डिस्कशन हुई इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट या फिर नेचर ऑफ सबस्ट्रेट ऑन SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट जो बाकी के 3 सबस्ट्रेट हैं उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको अपलोड करूंगा काफी जल्द। तब तक के लिए इस वीडियो को पढ़िए, समझिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को काइंडली शेयर कीजिए ताकि ये बातें मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकूं। अगर आपको कोई भी हैंडमेड नोट्स वगैरह प्राप्त एक्वायर करने हैं चाहिए, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, दैट इज विजय सुमंत केमिस्ट्री। और इन शॉर्ट आप टेलीग्राम पे सर्च करो VS Chem, आपको ग्रुप में पहुंच जाओगे। वहां पे आपको रेगुलर क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एंड हैंडमेड नोट्स मिलेंगे, को प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आप अपने प्रिपरेशन को एक डायरेक्शनल फीचर प्रोवाइड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, हैव अ गुड डे।